क्या अकल दाढ़ आने की वजह से आप भी परेशान हो रहे हैं? आज मेरे साथ जानिए विजडम टूथ पेन के डूज एंड डोंट्स में। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट और इतना अप्रिसिएशन देने का मेरे पिछले वीडियोस पर। और मुझे बहुत सारे कंटेंट भी सजेशन में मिले और उनमें से कई पोर्शन ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। तो मैंने डिसाइड किया कि अलग अलग सेगमेंट्स में मैं उन्हें डालूंगी। तो जो अब से जो मैं वीडियो डालने का मैं सोच रही हूँ, दिस गोज़ टू मिस्टर अभिषेक कांजीलाल। उनका ये सजेशन है कि मैं यदि एक लंबा वीडियो बना रही हूँ तो उन्हें सेगमेंट्स में करके डाल दूँ। डॉक्टर अमृता खालके ने मुझे ये सजेस्ट किया कि डेंटिस्ट्री का जो सेगमेंट है या ओरल हेल्थ से रिलेटेड जो सेगमेंट है वो मैं एक सेगमेंट में डालूँ। तो मैं उसे एक सेगमेंट में ही डालती हूँ एंड दी अदर थिंग्स, जो बातें मैं करना चाहती हूँ उन्हें मैं एक सेगमेंट अलग करके डालती हूँ। तो बहुत सारे जो सजेशंस और कमेंट्स थे या क्वेरीज थी। तो इंटरेस्टिंग क्वेरी ये थी कि अकल दाढ़ यानी कि जो विजडम टूथ होता है, दांत में एक एक्स्ट्रा, हमारे जबड़े का एक एक्स्ट्रा सेगमेंट जिसे वेस्टिजियल माना जाता है, यानी कि जब हम एवोल्यूशन के प्रोसेस में थे, जब बंदर से इंसान और इंसान से मॉडर्न होमो सेपियंस हम बने, तो जो वो एक एक्स्ट्रा मोलर आ रहा था वो रिडंडेंट हो गया, वो अब वेस्टिजियल हो गया, उसका अब कुछ खास यूज नहीं था। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि आपकी अपेंडिक्स यानी कि एक पूंछ जो रिड्यूस होकर आपके इंटेस्टाइन्स पे अटैच हो गई है और अब वो दिखती भी नहीं है। मगर कभी कभार जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप उसका इलाज करवाते हैं और यदि वो ठीक नहीं होता है तो यू जस्ट गेट इट रिमूव्ड वाया सर्जरी। तो ये जो अकल दाढ़ है ये भी कुछ वैसी ही कंसिडर की जाती है। अक्सर ये होता है कि जो भी अकल दाढ़ आ रही है वो देखा गया है कि 15 या से 16 उम्र से थोड़ा थोड़ा उसका सेगमेंट दिखना स्टार्ट होता है। 18 से लेके 20-21 साल तक वो निकल आती है। कई लोग में अब जो पैटर्न ऑफ चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन भी देखा जा रहा है, तो उसमें ऐसा है कि कई लोगों को अकल दाढ़ आती ही नहीं है, वो बाहर नहीं आती है। कईयों को जब आती है तो वो अलग अलग सेगमेंट्स में आती है, या तो वो डिस्टल यानी कि वो कभी लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा निकल जाती है, कभी थोड़ा मीजियली यानी कि आपके जबड़े के अंदर के तरफ में निकल जाती है, कभी हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई रहती है, और कभी कभी हल्का डिस्टली टिल्टेड या डायगनली टिल्टेड तरीके से वो निकलती है, आपके मसूड़ों को हिट करती हुई। तो यदि आपके जबड़ों में इतनी स्पेस नहीं है कि वो एक नई दाढ़ को टॉलरेट कर सके, एक नई दांत को टॉलरेट कर सके, तो अब वो थोड़ा रिएक्शन देगा। उसमें क्या होगा कि आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत पेन महसूस होगा जब वो इरप्ट हो रहा है तब। कई बार ऐसा होगा कि जो बगल का मसूड़ा है वो एक फ्लैप के तरह, एक कवर के तरह उसे हल्का ढक देगा। वो जो कवर है वो थोड़ा आधा हो सकता है या पूरा ही कवर करके रख सकता है आपके दांत के ग्रोथ वाले एरिया को। शुरुआती दौर में ये जो परेशानी है ये कम होती है, फिर थोड़ी बढ़ती है, और यदि जबड़ा अकोमोडेट कर लेता है इस नए दांत को तो दांत पूरी तरह से बाहर निकल आता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। मगर ऐसा हो जाता है कि किसी किसी केस में कि जबड़े में स्पेस थोड़ी कम हो जाती है और आपके जो अगल बगल के जो मसल्स हैं, म्यूकोजा है, जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं, वो इसे ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में अब आपको जो होगा वो होगा पेरिकोरोनाइटिस, यानी कि दांतों के ऊपर जो मसल आया, जो फ्लैप आया हुआ है मसूड़े का, या फिर जो दांत के बगल के जो जबड़े का जो म्यूकोजल फ्लैप आया हुआ है, जो कि पहले कवर करके रखता था, अब उसमें कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। ये इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? तो ये आप इसे ऐसा समझ के रखें कि ये बिल्कुल कुछ ऐसा होगा, यदि अंदर से दांत आ रहा है तो उसके ऊपर की जो फ्लैप है वो उसको कवर करके रखी हुई है, या तो पूरी नहीं तो हाफ। तो अब क्या होगा कि ये थोड़ी बहुत उभरी हुई है क्योंकि नीचे का दांत आ रहा है। तो अब जब भी आप कुछ चबाएंगे तो आप हैं, चाहे ऊपर से चबाएं चाहे नीचे से चबाएं, तो जो हल्का सा जो फ्लैप ओपनिंग है और जो दांत है उसके बीच में यहाँ पर कुछ डिपॉजिट्स फंस जाएंगे। अब जब ये डिपॉजिट फंसेंगे तो आपके यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, ये मसूड़ा और सूजन का शिकार होगा, इसमें से ब्लीडिंग आएगी और धीरे धीरे इसका जो भी टिश्यूज के थ्रू होता हुआ जो इन्फेक्शन है वो धीरे नीचे पहुंचेगा और एक पस इकट्ठा हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब पस इकट्ठा हो जाएगा तो आपको हो जाएगा एब्सेस, यानी कि डेंटो एल्वियोलर एब्सेस। ये किसी भी डायमेंशन पर पहुंच सकता है,
आपको आपके साइनस, यदि ऊपर का है तो आपके साइनस तक को आपको परेशान कर सकता है। ऐसा दर्द आपको होगा कि आपको लगेगा कि जबड़े से लेके कान तक दर्द जा रहा है या माथे तक दर्द पहुंच रहा है, आंख तक दर्द रेडिएट कर रहा है। कई बार गर्दन और बैक तक लोगों ने मुझसे ऐसी शिकायत की है कि उन्हें गर्दन या कंधे तक दर्द हो रहा है। तो शुरुआती दौर में यदि थोड़ा कम इन्फेक्शन है या सड़न हो रही है, क्योंकि अंदर में कुछ खाना फंस रहा है, तो धीरे धीरे दांतों में सड़न होती है। यदि उस दांत में सड़न होगी और ऊपर से यदि फ्लैप कवर्ड है या फिर दांत थोड़ा टेढ़ा निकला हुआ है, ऐसे एंगल पर निकला हुआ है, तो यहाँ पर डेंटिस्ट के पास में ना स्पेस होगी ना ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा इतना छोटा कि वो उधर टेढ़ा जाकर आपके कॉम्प्रोमाइज स्पेस में जाकर ट्रीटमेंट कर सके। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज बचती है, दांत को निकलवा दीजिए। तो बेहतर ये है कि ऐसी स्थिति ना आए। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, तो ऐसी स्थिति ना आए उससे बेटर ये है कि यदि दांत आपका नॉर्मली निकला हुआ है और आपको कई बार पता नहीं चलता है कि हमारी एक अकल दाढ़ आ गई है मगर आती है, तो यदि आप मुंह में कभी देखें और अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो कि आपके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दांत निकला है या निकल रहा है, या फिर आप डेंटल चेकअप कराने गए तो आपके डॉक्टर आपको जरूर बताएंगे, अमूमन बताते ही हैं कि एक एक्स्ट्रा आपका विजडम टूथ आ रहा है, तो आप बस वहां सफाई करना स्टार्ट कीजिए। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि बस आप एक टूथ ब्रश लीजिए, जो भी आपका नॉर्मल टूथ ब्रश है आप उसे ले लीजिए और आपके जो लोअर जो मैंडिबल है, जो लोअर जॉ है, आप उसको हल्का टिल्ट कीजिए जिस भी तरफ है। समझ लीजिए आपका इधर का जो ऊपर में मैक्सिलरी मोलर निकल रहा है, आप अपने जबड़े को थोड़ा टिल्ट कीजिए। समझ लीजिए राइट साइड में निकल रहा है तो राइट साइड में जॉ टिल्ट कीजिए कुछ इस तरह, या लेफ्ट साइड में निकल रहा है तो लेफ्ट साइड में जॉ टिल्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि अंदर में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब जब स्पेस क्रिएट होगी ऐसा करने पर, तो आप अपने ब्रश को यहाँ एंगल पर लेकर जा सकते हैं और वहां पर आप अपर लोअर मूवमेंट पर आप ब्रश चला सकते हैं और अंदर के एरिया में, यानी कि समझ लीजिए यदि इस प्रकार से निकला हुआ है ये दांत, तो आपका जो ब्रश है कुछ ऐसे जाएगा। आपको उसके फ्रंट के सेगमेंट में, गाल का जो टच कर रहा है वो सेगमेंट में आपको सफाई करनी होगी, यहाँ के सेगमेंट में सफाई करनी होगी, और अंदर तरफ में भी आप अपने ब्रश को लेकर जा सकते हैं तालू के हिस्से में। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कोशिश आपकी ये होगी कि मैक्सिमम टाइम वहां पर कुछ फूड लॉजमेंट ना हो। यदि वहां खाना फंसेगा ही नहीं तो आपको ये परेशानी नहीं होने वाली है। फिलहाल ये मेरा बॉटल है। और मुझे क्या बताना था, और मुझे ये बताना था कि समझ लीजिए कि आप ये कर ले रहे हैं तो इसके अलावा आपको क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट का माउथ वॉश जरूर यूज करना है। कोई भी ओवर द काउंटर आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट होना चाहिए। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे माउथ वॉशेज और गार्गल्स हैं जो मैंने देखा ऑनलाइन या फिर मॉल वॉल में रखे पड़े रहते हैं। कुछ ब्रांडेड नेम्स है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, बट उसमें क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट नहीं है। आप देख लीजिए उनमें क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट है या नहीं है। बाकी सारे कंपाउंड्स वो रखे बहुत अच्छी बात है, मगर उनमें क्लोरहेक्सिडिन होनी चाहिए। इन्फ्लेमेशन होगी वो नहीं होने देगा और बैक्टीरियल और प्लाक ग्रोथ को वो रोकेगा। तो यदि आपके माउथ वॉश में वो एक कंटेंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग अ माउथ वॉश फॉर यू। उसमें सिर्फ फ्लेवर रहेगी, दैट्स इट। और शुगर कंटेंट भी बहुत सारे माउथ वॉशेज में है, तो आप उसको देखिए कि उसमें जो कंटेंट है वो कम होनी चाहिए। कुछ ऐसे माउथ वॉशेज हैं जिनमें फ्लोरीन या फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। यदि कोई फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश है जो आपको दिख रहा है ओवर द काउंटर, और जिसमें आप किसी भी मेडिकल स्टोर में पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश आपको अवेलेबल होगा क्या, यदि है तो आप उसे ले लीजिए और आप उसे यूज कीजिए। अक्सर जो जिन पेशेंट्स में ओंशा का ट्रीटमेंट होता है, यानी कि दांतों में तार लगवाने की ट्रीटमेंट की जाती है, उनको ऐसे गार्गल्स और माउथ वॉशेस देते हैं। आप उन माउथ वॉश और गार्गल्स को यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कैविटी प्रोग्रेसिव इंडाइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि आपका सडन बढ़ने का जो इंडेक्स है या इंडाइस है वो कम होगा, कंपैरेटिवली धीमी गति में आ जाएगा। अगल बगल के दांतों की भी वजह से आपकी अकल दाढ़ में इन्फेक्शन आ सकती है, या फिर आपकी अकल दाढ़ की इन्फेक्शन की वजह से आपके बगल वाले दांत भी खराब हो सकते हैं। तो आपकी अकल दाढ़ इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कुछ जर्नल्स भी आए थे जिनमें कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने ये माना कि अकल दाढ़ का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है मुंह में। तो जरूरी नहीं है कि आप सीधा बस गए और आपने अपनी अकल दाढ़ निकलवा दी। एक्सट्रैक्शन लास्ट रेजोल्यूट होना चाहिए। आई रिपीट, एक्सट्रैक्शन लास्ट रेजोल्यूशन आपका होना चाहिए। आपको अपने मुंह का हर एक दांत बचा के रखने की
पूरी कोशिश करनी है। और ये कोशिश इस वजह से नहीं होगी कि आपका दांत घिस गया या वो दर्द हो रहा है अब मैं इसे नहीं निकलवाऊंगा, गलत, वो स्ट्रैटेजी रॉन्ग है। इसके लिए मैं एक नया अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं और बहुत से ऐसे रिलेटिव्स भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो सड़ा वाला दांत है उसको वो बचा करके रखेंगे, अपने दांत पर वही सड़न झेलते रहेंगे, पस को झेलते रहेंगे, लेकिन दांत नहीं निकलवाएंगे। वो लास्ट स्टेज होती है, उस स्टेज में आपको दांत निकलवा लेना चाहिए। तो उस स्टेज तक प्रोग्रेस ही नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको सच में अपना दांत बचाना है तो आपको पहले से ही अपने मुख स्वास्थ्य की हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि आप ऐसी किसी इन्फेक्शियस स्थिति तक पहुंचे ही नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको आपका जो दांत है बचाना, चाहे वो कोई भी दांत हो, चाहे वो अकल दाढ़ ही क्यों ना हो, तो स्पेशली ये अकल दाढ़ के लिए वीडियो था। अकल दाढ़ है तो उसकी सफाई जैसे मैंने बताई, जॉ को टिल्ट करके आप वहां तक अपने ब्रश को पहुंचा सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, हर तरफ से आप उसको साफ करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। 1 था ये। नंबर 2, गार्गल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप जरूर कराइए यदि आपकी अकल दाढ़ है। यदि थोड़ा सा भी है कि वहां पर केरीज है तो आपको डेंटिस्ट आप बता देंगे कि वहां केरीज आ रही है। उसके बाद क्या, तो आप एक फ्लूरिडेटेड गार्गल अब यूज कर सकते हैं। दैट वाज द 3rd पॉइंट। चौथा कंक्लूजन ये आता है कि किसी भी स्थिति में आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी प्रकार का एक्सर्शन आप अपने शरीर में ना लेने दें सर्जरीज का, क्योंकि अकल दाढ़ के निकालने के लिए माइनर सर्जिकल प्रोसीजर ही होता है। अल्टीमेटली द गोल इज हैविंग अ हेल्दी माउथ, ताकि उस हेल्दी माउथ से आपकी बाकी का जनरल बॉडी सिस्टम हेल्थी रहे। और ऐसा करने के लिए आपको अपने दांतों की सफाई करने पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि जब तक आंख, नाक और दांत का दर्द ना हुआ हो, और कान भी, आंख, नाक, कान और दांत, इन चारों में जब तक आपको तकलीफ नहीं हुई हो तब तक आपको इनकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति मत आने दीजिए। जिसको ये तकलीफ होती है ना, उसी को समझ में आता है कि ये कितनी भयानक हो सकती है। दांतों का भी उतना ही ज्यादा वैल्यूएशन है आपके पूरे बॉडी सिस्टम में जितना कि आपके किसी दूसरे ऑर्गन का। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। एक और टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर अश्लेषा, आपकी फ्रेंड कम फिलोसफर, और आप मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा कि आप और मुझसे क्या जानना चाहते हैं। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। We'll be seeing you again. Till then, this is Dr. Ashlesha signing off from Crossbite and Dentology for now.